तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ आपका नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, दैट इज बोरोइंग कॉस्ट। बेटा आप लोगों के साथ मैंने एक फाइल जो है वो शेयर करी हुई है। वो फाइल हमारा क्या रहेगी, बेस रहेगी। ठीक है, जितना मैंने कल लिखा था वैसे एक इंट्रोडक्शन देने के लिए वो मैं सारा मिटा रहा हूँ। एक नए सिरे से हम इस चीज को लिखकर चलेंगे। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है और प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है। इसके अंदर बेटा बस जैसे मैं करवा रहा हूँ ना, भरोसा रखिएगा मेरे ऊपर, क्योंकि कई चीजें हैं जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा ना पैराग्राफ के थ्रू, तो आपको ना वो चीज समझ में नहीं आएगी। अभी ना हमें वो पूरी तरीके से वो चीज समझ नहीं आएगी। तो जितना मैं बोलूंगा बस आप लोगों ने सुनना है। ठीक है, जिनको प्रिंट जो क्लास में आए हुए बच्चे उनको मैंने प्रिंट आउट दे दिया, वो मार्किंग करना चाहते हैं साथ में मार्किंग कर सकते हैं। हम क्या करेंगे बेटा, आज का टारगेट क्या है? आज का टारगेट है हमने इस स्टैंडर्ड को समझना है अच्छे से। समझने के बाद अगर हमें लगा कि हमारे पास टाइम बचा है कि हम लिख भी सकते हैं, हम फिर चीजों को लिख भी लेंगे। नहीं तो इस स्टैंडर्ड के लिए जो ऑल्टरनेटिव मैं सोच रहा हूँ ना, दैट इज कि मैं इसको क्लास में लिखवाने की जगह मैं अपने लेवल में बेटा इस स्टैंडर्ड को ना लिख दूंगा, इसके नोट्स बना दूंगा और वो नोट्स मैं तुम लोगों के साथ ना शेयर कर दूंगा। उससे हमारा ना लिखने का टाइम बचेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एक प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है। इसमें से अल्टीमेटली आने क्या है, आपको क्वेश्चंस आने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने हैं, सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम ना क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करें कल के लेक्चर के अंदर, रेदर देन सॉल्विंग द प्रैक्टिकल। अब जिनको प्रिंट आउट मिला उनको शायद 9 पेज मिले होंगे। बेटा कोई फर्क नहीं है, बस मेरे पास जो है वो भी पेयर टेक्स्ट है, जो तुम्हारे पास है वो भी पेयर टेक्स्ट है। चलो बेटा ध्यान दे, शुरू करें। रेडी है सारे? यस सर। अरे बेटा यस या नो कुछ तो बोल दो, जिंदा हो। किसने ज्वाइन नहीं किया? हर्ष, हर्षप्रीत, हिमानी, मुंदी। जस्ट देर चली गई कहीं। चलो, काउंटिंग स्टैंडर्ड 16। बेटा स्टैंडर्ड का नाम क्या है? स्टैंडर्ड का नाम है बोरोइंग कॉस्ट। स्टैंडर्ड का नाम क्या है? बोरोइंग कॉस्ट। सबसे पहले तो बेटा इस स्टैंडर्ड के अंदर आता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। बेटा इस स्टैंडर्ड का अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ेंगे हम और उसको तोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंक्लूड्स पैराग्राफ सेट इन बोल्ड, इटैलिक्स टाइप एंड प्लेन टाइप विच हैव इक्वल अथॉरिटी। ये क्या कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं? अब जो बच्चे मेरे साथ पहली बार बेयर टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उनको बताता हूँ बेटा, ये ना एक स्टैंडर्ड लाइन है जो आपको हर एक स्टैंडर्ड के अंदर देखने को मिलेगी। ये वो लाइन है जो हर एक स्टैंडर्ड के बाद आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाती है, स्टैंडर्ड शुरू होने से पहले बेयर टेक्स्ट के अंदर। कहना है कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कुछ पैराग्राफ हैं जो बोल्ड इटैलिक टाइप के अंदर है और कुछ हैं जो प्लेन के अंदर है। कह रहे हैं दोनों की क्या है, इक्वल अथॉरिटी है, इक्वली एप्लीकेबल, इक्वल इंपॉर्टेंस है। पैराग्राफ जो बोल्ड के अंदर है ना, वो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी जहां जहां पर आपको बोल्ड में दिख रहा है वो मेन प्रिंसिपल्स है। कह रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुड बी रेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन पार्ट ए। मतलब जब ये नोटिफाई करे गए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, कुछ एक जनरल इंस्ट्रक्शंस आई थी, कह रहे उन जनरल इंस्ट्रक्शंस के साथ आपको पढ़ना है इसको। ठीक है, वो जनरल इंस्ट्रक्शंस को भी इग्नोर करके चलो आप लोग। इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द बोरोइंग कॉस्ट। स्टैंडर्ड का नाम भी है बोरोइंग कॉस्ट और बोलता है कि स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव भी क्या है, कि आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम बताएंगे कि बोरोइंग कॉस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता क्या है। फिर हमारे पास आता है कि स्कोप ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है? इस स्टैंडर्ड के स्कोप की हम बात करके चलें तो कहते हैं दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर द बोरोइंग कॉस्ट। कह रहे हैं जब आप बोरोइंग कॉस्ट की अकाउंटिंग करके चल रहे हो, कह रहे हैं ये वाला स्टैंडर्ड आप लगा देना। ये तब आप क्या कर देना, ये वाला स्टैंडर्ड आप लगा देना। कह रहे हैं दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद द एक्चुअल और इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ द ओनर्स इक्विटी। ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नॉट क्लासिफाइड एज लाइबिलिटी। अब जिन्होंने थोड़ा बहुत एफएम पढ़ना शुरू करा होगा ना, शायद उनको पता हो कि बेटा अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स भी हैं, मतलब अगर आपने इक्विटी शेयर भी इशू करे हुए हैं या प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करे हुए हैं, तो उसकी भी कुछ कॉस्ट है। देयर इज अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देयर इज अ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देयर इज अ कॉस्ट ऑफ डेट। वो पता है क्या कहता है? कह रहे हैं ये वाला स्टैंडर्ड ना बोरोइंग कॉस्ट की अकाउंटिंग के ऊपर लगेगा। कह रहे हैं ये स्टैंडर्ड डील नहीं करेगा जो ओनर्स इक्विटी की कॉस्ट है या प्रेफरेंस शेयर्स की कैपिटल की कॉस्ट है, उसके साथ ये स्टैंडर्ड डील नहीं करता। मतलब उस कैपिटल के साथ ये डील नहीं कर रहा जो लाइबिलिटी नहीं है।
जो लायबिलिटी नहीं है, वो इक्विटी का हिस्सा होता है, शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड का हिस्सा होता है। तो इसके साथ ये स्टैंडर्ड डील नहीं करता। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद रहेगा चलेगा। और वैसे भी एक भी सुन लिया ना, अगर इसके ऊपर कोई एमसीक्यू आ भी गया ना तो खुद ही ध्यान आ जाएगा कि सर ने ऐसा कुछ बोला था कि इक्विटी और प्रेफरेंस की जो कॉस्ट होती है उसके साथ ये वाला स्टैंडर्ड जो है वो डील नहीं करता। ठीक है, तो मेनली हमारे पास क्या आया, पहले दो पैराग्राफ से मुझे बस ये मिला कि ये स्टैंडर्ड मुझे ये बताएगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए किसका, बोरोइंग कॉस्ट। सर अब मुद्दा ये आता है कि बोरोइंग कॉस्ट ये है क्या चीज। तो बेटा डेफिनेशन आपको दी गई है, डेफिनेशंस के अंदर आपको बताया गया था फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड इन दिस स्टैंडर्ड विद द मीनिंग स्पेसिफाइड। सबसे पहला है बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरोइंग ऑफ द फंड्स। क्या कह रहा है, बोरोइंग कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट है और अदर कॉस्ट है जो एक इनकर करी है। क्या क्या है बेटा, इंटरेस्ट है और अदर कॉस्ट है जो एक एंटरप्राइज ने इनकर करी है इन कनेक्शन विद बोरोइंग ऑफ फंड, यानी आपने कुछ पैसा बोरो करा, कुछ फंड्स आपने बोरो करे हैं, उस फंड्स जो आपने बोरोइंग करी है उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो, और उसके अलावा जो भी अदर कॉस्ट आपकी इनकर हुई है उस फंड को बोरो करने के लिए, उसको भी हम क्या बोलते हैं, या उस बोरोइंग से कनेक्टेड है, वो भी आपकी क्या है बेटा, बोरोइंग कॉस्ट है। वो भी क्या है आपकी बोरोइंग कॉस्ट है। अब आगे जाके हम बताएंगे, पैराग्राफ नंबर 4 देखोगे ना तो वहां पर बताया गया है कि बोरोइंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। देन बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगला पॉइंट आता है अ क्वालिफाइंग एसेट। सेकंड डेफिनेशन जो दी गई है वो दी गई है क्वालिफाइंग एसेट। कहता है अ क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट नेसेसरी टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। बेसिकली उसने ऐसा मुझे बोला, कह रहे हैं क्वालिफाइंग एसेट क्या है। बेटा ये सबसे की टर्म है हमारे स्टैंडर्ड की, क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट अगर है तो ट्रीटमेंट अलग है, अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है ट्रीटमेंट अलग है। क्वालिफाइंग एसेट अगर है तो कह रहे हैं एक ऐसा एसेट जिसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, ठीक है, फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। तो यहाँ पे दो टर्म आ रही है, एक इंटेंडेड यूज आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, इंटेंडेड फॉर सेल है। मतलब कह रहे हैं जिसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है कि आप उसको जिस तरीके से यूज करना चाहते हो, टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, या अगर वो इंटेंडेड फॉर सेल है बेचने के लिए, वो रेडी जब होगा उसको बनने में कितना टाइम लग रहा है, एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे इंटेंडेड यूज की अगर मैं बात करके चलूं, मतलब मैं कह रहा हूँ क्वालिफाइंग एसेट है, उसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगा है बनने के लिए, ताकि मैं जैसा चाहता हूँ जो मेरी इंटेंशन है जैसे उसको यूज करने की कर सकूं यूज। तो अब उसके लिए क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, क्या हो गया, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जरा सोच के देखो, मैं बेचने थोड़ा ना बैठूंगा, मैं उसको यूज करूंगा ना, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा। अगर एक स्टील प्लांट हम लगाकर चल रहे हैं तो एक स्टील प्लांट को बनाने में कितना टाइम जाएगा बेटा, 2 साल 3 साल शायद 4 साल लग जाए। या एक सीमेंट फैक्ट्री भी अगर हम बनाने बैठेंगे, सीमेंट फैक्ट्री बनाने बेटा अच्छा खासा टाइम जाएगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं उसको बनाने में ही सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। देन और क्या हो सकता है बेटा, जिस बिल्डिंग के ऊपर आप रह रहे हो या जिस बिल्डिंग के अंदर हम पढ़ा रहे हैं अभी, क्या इस बिल्डिंग को बनाने में टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अब ये बिल्डिंग जो है मैंने क्यों बनाई है, या ये जो बिल्डिंग है क्यों बन रखी है, जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो वो यूज के लिए कर रहे हो, यूज कर रहे हो ना, बेचने के लिए थोड़ा बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट शिप हो गया, टाइटैनिक को बनाने में बेटा कितना टाइम लगा था, अच्छा खासा टाइम लगा होगा बेटा टाइटैनिक को बनाने में। या जो भी शिप्स होती हैं वॉयज होती है, वॉयज का मतलब समझते हो ना, जो कार्गो कैरी करने के लिए शिप्स होती हैं बड़ी बड़ी बेटा। देन उसके अलावा डैम, भाखड़ा नंगल डैम बन गया होगा बेटा थोड़े से टाइम में, नहीं ना। उसका यूज क्या है, भाखड़ा नंगल डैम जो है, बेसिकली डैम्स का पर्पस क्या रहता है, वाटर स्टोर करने के लिए बहुत अच्छे, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, पावर प्रोडक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से पावर जनरेटिंग फैसिलिटीज, तुम्हारे घर में बेटा जो बिजली आ रही है वो कहां से आ रही है,
जहां से बिजली आ रही है, जो ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए हैं या जो बिल्कुल बेस है जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, बेटा उसको बनाने में टाइम लगा है ना आपको, पावर जनरेटिंग फैसिलिटीज। तो मैं कह सकता हूँ ये सारी के सारे एग्जाम्पल वो हो गए जहां पर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक एसेट ऐसा है जिसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, जिसको बनाने में अच्छा खासा टाइम लग रहा है फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। एंड सेकेंड वन इज इंटेंडेड फॉर क्या है वो, इंटेंडेड फॉर क्या है वो, सेल है। ठीक है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है वहां पे इंटेंडेड फॉर सेल के लिए। अच्छा, चले आगे। अगला पॉइंट क्या आता है बेटा, अब मुद्दा ये आता है कि सर अच्छा इंटेंडेड फॉर सेल का एग्जांपल दो। इंटेंडेड फॉर सेल के लिए मैं कह सकता हूं ऐसी इन्वेंट्री विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, इन्वेंट्री विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, इन्वेंट्री विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। अगर नहीं भी लिखोगे ना चल जाएगा बेटा, क्योंकि मैंने नोट्स तो बनवाने हैं ही है, या तो खुद बना के दे दूंगा या क्लास में बनवाऊंगा। समझने पे ध्यान दो, मेन मेन चीजें लिख लेना, या लिखने का मैं टाइम दे दूंगा अगर किसी ने लिखना भी होगा। इन्वेंट्री विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू मेक इट रेडी फॉर सेल, ताकि आप उसको क्या कर सको, बेच सको, टू मेक इट रेडी फॉर सेल। एग्जाम्पल, वाइन। वाइन को बेचना है, बनाने के लिए टाइम लगेगा बेटा, इन्वेंट्री है। ठीक है, इन्वेंट्री है। अब कोई बच्चा ये मत कहना सर यूज भी तो कर सकते हैं, बेटा कितनी यूज कर लोगे। ठीक है, चलो। अब सब मुद्दा ये आता है कि ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो क्या है। बेटा देखो सीधी सी बात है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डिपेंड करेगा फैक्ट्स के ऊपर। हर एक फैक्ट और सर्कमस्टांसिस, जो भी हर एक केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई ये क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है, कि भाई ये क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है। जनरली अगर 12 मंथ्स लग रहे हैं, अगर 12 मंथ्स लग रहे हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, सब्सटेंशियल पीरियड। ये अच्छा खासा भाई टाइम लगे। हाँ, क्या एक शॉर्टर पीरियड सब्सटेंशियल पीरियड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या एक लॉन्गर पीरियड सब्सटेंशियल पीरियड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सर्कमस्टांसिस के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि किसी टेक्नोलॉजी की वजह से हमें बनाने में इंटेंडेड यूज के लिए थोड़ा सा कम टाइम लगा, तो क्या मैं उसको ये बोल दूंगी यार सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगा, लगा है भाई, बस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से थोड़ा सा कम टाइम लगा। तो 12 मंथ से मान लो 10 महीने लग गए, 9 महीने लग गए, तब भी मैं ये बोलूंगा यार सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है। तो इट विल डिपेंड अपॉन केस टू केस। तो रट्टाफिकेशन में कभी मत जाना कि 12 मंथ्स ही देखेंगे हर बार। और यूजुअली आपका इंस्टीट्यूट क्या लेकर चलता है, जहां पर भी कंस्ट्रक्शन है, जहां पर भी क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, अगर बेटा 1 साल से कम भी लग रहा है, 12 महीने से कम भी लग रहे हैं, तब भी वो क्या होगा, substantial period of time. कह रहे हैं in estimating the period, the time which an asset takes technologically and commercially to get it ready for its intended use or sale is considered. कह रहे हैं जब हम टाइम की बात करके चल रहे हैं, ठीक है, कि कितना टाइम भाई लगेगा, कितना टाइम लगेगा, वो सब्सटेंशियल है या नहीं है, क्या देखोगे, टेक्निकली देखोगे, कमर्शियली देखोगे। तो फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे जब हम उससे देखते हैं कि हाँ भी अभी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इन्वॉल्व है या नहीं। ठीक है, बट स्लो जाना है, हमें ना भागना नहीं है स्टैंडर्ड में। मैं आपको एक चीज बात, ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, इस स्टैंडर्ड में से आपको ना 5 नंबर का एक सवाल बनेगा ही बनेगा। और कहीं इंस्टीट्यूट बेटा अच्छे मूड में हुआ, ठीक है, पता नहीं मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये वाला ना टॉपिक ऐसा हो गया ना, मतलब जो पेपर पैटर्न हमारा हो गया है 30 मार्क्स के एमसीक्यू और 70 मार्क्स के पेपर, दूसरा डिस्क्रिप्टिव और केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो एमसीक्यूज। इंस्टीट्यूट अगर चाहे ना बेटा 10 नंबर की केस स्टडी बना सकता है। अब देखो जब मॉक टेस्ट पेपर सामने आएगा तब पता लगेगा मुझे भी यार, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, अभी मैं कुछ हाइपोथेटिकली कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे जो लगता है अगर केस स्टडी बेस्ड इंस्टीट्यूट अगर बनाना चाहे तो कैसी केस स्टडी बन सकती है, सुनो जरा। आप लोगों ने मेरे साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अभी पढ़ा नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की बात करके चलता है।
काउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर हमने एक चीज पढ़ी है, अगर याद हो, हमने वहां पर पढ़ा था कि अगर वो क्वालिफाइंग एसेट की कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएगा तो बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगी। कुछ याद आ रहा है? AS2 जिन्होंने भी मेरे साथ पढ़ा हुआ है, मैं बता दूं बेटा, उसके अंदर हमने क्या, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ उनके लिए भी बताता हूँ बेटा, कुछ कॉस्ट होती है जो हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं मान के चलो, है ना। कुछ एक चीजें होती है ना जो हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं मानते, उसके अंदर एक हमने पढ़ा था बोरोइंग कॉस्ट। लेकिन वहां पर हमने एक पॉइंट पढ़ा, हमने वहां पर एक पॉइंट ये पढ़ा था, पैरा नंबर 12 था आपका ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का। वहां पर लिखा हुआ था कि अगर वो क्वालिफाइंग एसिड को फुलफिल कर रहा है कंडीशंस को, तब वो बोरोइंग कॉस्ट का, तब वो हिस्सा बन सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर हमने 12 पढ़ा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट ग्रांट का था बेटा। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ एक स्पेसिफिक फिक्स एसेट से रिलेटेड अगर आपकी गवर्नमेंट ग्रांट है, कॉस्ट एसेट की रिड्यूस हो जाती है। कुछ ऐसा पढ़ा था बेटा। अब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 पढ़ रहे हैं। 16 के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है। अभी आगे जाके आपको पता लगेगा ये जो क्वालिफाइंग अगर एसेट है ना, ठीक है, अगर उसकी एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो बोरोइंग कॉस्ट, तो आपको उसको क्या करना चाहिए, उस बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना चाहिए। तो अगर इंस्टीट्यूट चाहे, जो मैंने ये बेटा 5 स्टैंडर्ड लिख दिए ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, इनमें से कोई 4 उठा के क्वेश्चन बना सकता। मतलब अगर मैं चाहूं तो एक केस स्टडी ऐसी बन सकती है जिसके अंदर ये 4 स्टैंडर्ड यूज हो रहे हैं, AS10, AS16, AS12, AS11। कैसे? वो कहेगा कि एक मशीनरी है जो आप इंपोर्ट करी है, ठीक है, इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का वहां रोल प्ले आ जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 वहां रोल प्ले में आ जाएगा। साथ में वो क्या करेगा कि गवर्नमेंट से हमें कुछ ग्रांट मिली, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 रोल प्ले में आ जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के एलिमेंट्स डाल देगा कि जिससे आपको कॉस्ट निकालनी पड़े, और बीच में कुछ पॉइंट ऐसा डाल देगा जिसके अंदर AS16 के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़े। तो अगर क्वेश्चन देखा जाए बेटा, बड़ा ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन केस स्टडी बन सकता है, लेकिन अटेम्प्ट वही बच्चा कर पाएगा जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब ये मैंने जो आपको सिचुएशन दे रहा हूं मैं कि इस तरीके से केस स्टडी बन सकती है, वो कंफर्मेशन कब मिलेगी, जब इंस्टीट्यूट की तरफ से हमारे सामने कुछ ऐसी केस स्टडीज आएंगी, ठीक है। तभी बेटा जो हमारी MCQ वाली बुक होगी ना, वो सबसे एंड में मिल रही होगी। जब एक बार पूरा सिलेबस हो चुका होगा, फिर हम MCQ कर रहे होंगे, धड़ाधड़ MCQ करेंगे, MCQ सेशन अलग ही रखेंगे, ठीक है। डन जी, यहां तक यस क्लियर? सर। बढ़ू यस आगे। सर। अब बेटा बोरोइंग कॉस्ट, उससे पहले मैं ये चीज पढ़ाऊं, मैं चाहता हूं कि पैरा नंबर 1 से लेके 3 तक जितना तक पढ़ाया पहले यहां तक रीड करो विद इन क्लास। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बेटा, वो रिकॉर्डिंग में आप लोगों ने पहले रीड करना है, फिर आगे बढ़ना है। और फिर आप ना बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड एक बार पैरा नंबर 4 जरा खुद से रीड करेंगे, और फिर आप लोग मुझे बताओगे कि आपको क्या समझ में आया। अच्छा, वैसे मैंने कल आपको बोला था कि एक बार रीड करके आना A16, किस किस ने रीड करा? A16 बेटा किस किस बच्चे ने रीड करा? हिमानी ने रीड करा, मनदीप ने रीड करा, बहुत अच्छे। चलो अब हिमानी और मनदीप हमारी मदद करेंगे। बाकी बच्चे एक बार पैरा नंबर 4 रीड करो, मतलब पहले पैरा नंबर 1 2 3 रीड करो, फिर पैरा नंबर 4 रीड करो। बेटा फिर हिमानी और मनदीप आप लोग बताओगे कि आपको इस पैराग्राफ में क्या समझ में आया खुद से, ठीक है। चलो लो 3 मिनट लो, 3 4 मिनट लो, फटाफट यहां तक रीड।
हाँ जी बेटा, कुछ समझ में आया है? पैरा नंबर 4 कौन समझा रहा है मुझे? चलो पहले तुम लोग ट्राई करो। पैरा नंबर 4 कौन बता? कौन सा? सी? सी नहीं समझ में आया? बेटा चलिए ध्यान देंगे। बेटा सबसे पहला पॉइंट आता है, बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस ऑन बैंक बोरोइंग्स एंड अदर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बेटा इंटरेस्ट तो आई थिंक सबको समझ में आता है। अगर आप कहीं से भी लोन ले रहे हो बेटा, वो फ्री में तो लोन देगा नहीं, वो कहेगा कि भाई इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके अलावा बेटा जब बैंक से हम लोन लेते हैं ना, तो कई बार ना वो बोरोइंग टाइप ऑफ बोरोइंग के ऊपर डिपेंड करता है। बैंक कहता है कि हमें ना कुछ एक कमिटमेंट चार्जेस चाहिए, तो बैंक क्या करता है, कुछ एक कमिटमेंट चार्जेस ले लेता है। अब वो जो कमिटमेंट चार्जेस लिए हैं ना, कह रहे हैं वो भी बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा हो सकते हैं, मे इंक्लूड। अगला क्या है, अमोर्टाइजेशन ऑफ द डिस्काउंट और प्रीमियम रिलेटिंग टू बोरोइंग। बेटा अगर तुम सोच के देखो, तो एक तरह से जो तुम्हारे डिबेंचर है, क्या वो भी बोरोइंग ही है? जो डिबेंचर है बेटा, क्या वो बोरोइंग ही है? यस और नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे आंसर नहीं आते, किसी की वॉइस नहीं आ रही मुझे। बोरोइंग है ना बेटा, वो भी एक तरीके की। मुझे बताओ, क्या हमने ये सब सीखा हुआ है कि डिबेंचर्स कैन बी इशूड? किसके ऊपर इशू करे जा सकते हैं डिबेंचर? क्या डिबेंचर डिस्काउंट के ऊपर इशू करे जा सकते हैं? क्या डिबेंचर्स प्रीमियम के ऊपर इशू करे जा सकते हैं? डिबेंचर्स और डिस्काउंट के ऊपर इशू हो सकते हैं, डिबेंचर्स प्रीमियम के ऊपर इशू हो सकते हैं। अरे सर, ये जो डिस्काउंट होता है, क्या हम इसको राइट ऑफ करते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, या प्रीमियम को हम राइट ऑफ कर रहे होते हैं? बेसिकली इसकी अमोर्टाइजेशन, वो भी क्या आ जाएगी, किसमें कवर हो जाएगी? बोरोइंग कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। अगला, अमोर्टाइजेशन ऑफ द एंसिलरी कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद अरेंजमेंट ऑफ द बोरोइंग। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि जो भी एंसिलरी कॉस्ट लगी, मतलब बोरोइंग अरेंज करने के लिए हमें जो कह सकते हो कॉस्ट कहीं ना कहीं लगी है, ठीक है? मतलब मेरे को लोन चाहिए था, मेरे को क्या चाहिए था, लोन चाहिए था। अब लोन चाहिए था, तो लोन चाहिए के लिए मेरे को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी पड़ी। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनाई है, वो भी कॉस्ट जो इनकर हुई है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने की, कैसे? तो दैट इज एन एंसिलरी कॉस्ट, वो बोरोइंग को अरेंज करने के लिए। या फिर मैंने बीच में किसी बंदे को क्या दिया, कमीशन दिया, ठीक है? मतलब उस बोरोइंग को अरेंज करने के लिए जो कॉस्ट है, वो विच इज एंसिलरी, ठीक है, वो वाली कॉस्ट भी आ जाए। नेक्स्ट, फाइनेंस चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड फाइनेंस लीज और अंडर अदर सिमिलर अरेंजमेंट्स। अभी तक हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 नहीं पढ़ा। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा 19 जो है, उसके अंदर हम सीखते हैं, कह रहे हैं जो फाइनेंस चार्जेस होते हैं, जो फाइनेंस लीज होता है, ठीक है, फाइनेंस लीज के अंदर जो फाइनेंस चार्जेस होते हैं ना, वो भी क्या हो जाएंगे, बोरोइंग कॉस्ट के अंदर इंक्लूड कर देंगे। अगला क्या आता है, एक्सचेंज डिफरेंस arising from the foreign currency borrowing to the extent they are regarded as adjustment to the interest cost। ये वाला पॉइंट है बेटा जो सर के ऊपर से चला गया होगा, है ना? ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया होगा। ये पॉइंट क्या है, आप समझेंगे। बेटा अगर मैंने फॉरेन करेंसी के अंदर लोन लिया है, अगर मैंने फॉरेन करेंसी के अंदर लोन लिया है, तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है ना, उसकी हम ना कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि जो हमारा एक्सचेंज डिफरेंस है, टू सम एक्सटेंट दैट एक्सचेंज डिफरेंस इज पार्ट ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है? टू सम एक्सटेंट वो एक्सचेंज डिफरेंस क्या है, बोरोइंग कॉस्ट का बेटा क्या होता है, हिस्सा होता है, बोरोइंग कॉस्ट माना जाता है। कितना माना जाता है, क्या चीज है? सर उसके लिए ना बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड के अंदर लास्ट में बेटा एक एग्जांपल गिवन है, आपके पेपर में लास्ट में एग्जांपल गिवन है। तो हम ना ये वाला एग्जांपल जब करेंगे ना, ये जब इलस्ट्रेशन करेंगे, तब समझ में आ जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, ये इलस्ट्रेशन कर ही लेते हैं। आपको बता क्या गिवन है, डाटा गिवन है। बस आपने ना पहले इस डाटा को पढ़ना है मेरे साथ, फिर उस पर इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है इसके अंदर,
XYZ लिमिटेड ने एक लोन लिया है $10,000 का 1 अप्रैल 2023 को। बेटा आपको ये डाटा गिवन है, कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2023 को $10,000 का हमने क्या लिया है, लोन लिया है किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। 5% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर तुमने $10,000 का लोन ले लिया, ठीक है, जो कि एनुअली पे करने हैं। 1 अप्रैल 23 को जब तुमने ये लोन लिया था उस टाइम पे एक्सचेंज रेट क्या था? अगर मैं $1 की बात करके चलूं, $1 बेटा 45 रुपए के बराबर। $1 किसके बराबर था? 45 रुपए के बराबर था। कह रहे अब एक्सचेंज रेट जो 31 मार्च 24 को था, यानी इस साल के एंड में 31 मार्च 24 को जो हमारा एक्सचेंज रेट था, इसकी अब हम बात करके चल रहे हैं। हम किस कौन से रेट की बात करके चल रहे हैं? अब हम बात करके चल रहे हैं 31 मार्च 24 की। 31 मार्च 24 को कह रहे हैं जो हमारा एक्सचेंज रेट था, $1 किसके बराबर था? 48 के बराबर। कह रहे हैं अगर तुमने यही अमाउंट इंडियन बोर्निंग में ली होती, लोकल बोर्निंग में, लोकल करेंसी में ली होती, यानी इंडियन रुपी में लिया होता, तो इंटरेस्ट रेट पड़ता कितने का? 11% का, अगर इंडियन रुपी में तुमने लिया होता। तो देखो बेटा उसने बोला क्या है, सुनेंगे। वो कहता है सबसे पहले हम क्या करो, आप ना इंटरेस्ट निकालो। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो बेटा यही 4 स्टेप्स हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब भी यही 4 चीजें लिखनी होती हैं। कहते हैं सबसे पहले आप ना इंटरेस्ट निकालो जो भी आपको पढ़ना है। सर मैंने क्या करा है, मैंने ना $10,000 लिए। अब जरा सोच के देखना, इंटरेस्ट तो साल के एंड में बढ़ेगा ना, और साल के एंड में जो है मेरे पास वैल्यू क्या होगी लोन की? 48। 48 के हिसाब से जिस टाइम पे मैंने लोन लिया था उस टाइम पे 45 रुपीज का रेट चल रहा था, लेकिन साल के एंड में तो 48 है। तो अगर मैं साल के एंड में देख के चलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लोन की जो वैल्यू है दैट इज 4,80,000, है ना? अब इस 4,80,000 के ऊपर 5%, इतना मुझे इंटरेस्ट पड़ेगा, इतना मुझे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंडियन रुपी में अगर आप निकालते हो तो मेरे को 24,000 रुपए का इंटरेस्ट जो है वो पड़ रहा है। समझ में आया क्या किया मैंने? मैंने बेटा बस क्या करा, $10,000 को 5% से मल्टीप्लाई करा। मैंने कहा ये मेरा इंटरेस्ट है, इसको बस मैंने एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जो साल के एंड में था। क्योंकि इंटरेस्ट तुम साल के एंड में दे रहे हो, उस टाइम पे एक्सचेंज रेट कितना था, तो मैंने इंडियन रुपी में वैल्यू निकाली, मैंने कहा 24,000 रुपए का मेरे को इंटरेस्ट पड़ता है। अब वो कहता है, अब ये सोच के देखना, मैंने इस लोन को कुछ रीपे नहीं करा। जिस टाइम पे मैंने लोन लिया था उस टाइम पे इंडियन रुपी में इस लोन की वैल्यू थी 4.5 लाख, लेकिन जिस टाइम पे साल के एंड में इसकी वैल्यू होगी 4,80,000, है ना? साल के एंड में वैल्यू होगी 4,80,000। बेटा क्या ये 30,000 से मेरी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है? एक्सचेंज रेट में चेंज की वजह से क्या मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है कोई प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ? इसके अंदर इंटरेस्ट एलिमेंट तो नहीं है। तो वो कहता है कि सेकंड नंबर पे आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि आपकी लाइबिलिटी कितनी इंक्रीज हुई है प्रिंसिपल अमाउंट के लिए। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हमारी लाइबिलिटी कितनी इंक्रीज हुई? $10,000 जो है मल्टीप्लाई बाय 48 माइनस 45, क्योंकि 3 रुपए से आपका रेट ही बढ़ा, तो मेरी लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज हो गई? 30,000 से मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। अगला स्टेप वो क्या बोलता है, अगला स्टेप वो बोलता है, कह रहे अगर यही लोन तुमने इंडियन करेंसी में लिया होता तो तब तुम्हारा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता, तब तुम्हारा कितना इंटरेस्ट आता? चलो बेटा अगर मैं इसी को इंडियन करेंसी में लेता, $10,000 मुझे चाहिए थे, जिस जिस टाइम में लोन लिया था उस टाइम में इंडियन करेंसी का रेट के हिसाब से 45 का रेट चल रहा था, तो 4.5 लाख रुपए का मैं लोन लेता। इस 4.5 लाख के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट में निकालता, कितना आ जाता? 49,500। कितना आ जाता? 49,500। तो 49,500 क्या आ गया बेटा? ये वो इंटरेस्ट आ गया अगर आपने इंडियन करेंसी के अंदर लोन लिया होता। अगले पॉइंट वो कहता है अब आप ना डिफरेंस निकालो। डिफरेंस किस चीज का निकालना है आपने? डिफरेंस हमने निकालना है जो मेरा इंटरेस्ट का है फॉरेन करेंसी वाला, और जो मेरा इंटरेस्ट का डिफरेंस है मतलब लोकल करेंसी में अगर मैं लेता, इन दोनों का डिफरेंस बेटा आप लोगों ने लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 25,500 रुपए। तो जो 4 कैलकुलेशन मुझे चाहिए, क्या समझ में आया? पहली कैलकुलेशन हम बोल रहे हैं कि जो मेरा इंटरेस्ट है फॉर द पीरियड। सेकंड हम बोल रहे हैं कि मेरा लाइबिलिटी में कितना इंक्रीज हुआ है रेट में चेंज की वजह से प्रिंसिपल अमाउंट की तरह। तो थर्ड में बोल रहा हूँ कि अगर यही लोन मैंने इंडियन करेंसी में लिया होता तब कितना इंटरेस्ट पड़ता। और फोर्थ में बोल रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है लोकल करेंसी बोर्निंग में और फॉरेन करेंसी बोर्निंग के इंटरेस्ट में।
बोलो यहां तक समझ आया? यस अब क्या, सर। अब वो कहता है मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है 30,000 में से, प्रिंसिपल लाइबिलिटी, और इंटरेस्ट के अंदर कितना डिफरेंस है, 25,500। एक पैराग्राफ को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, फिर मैं समझाऊंगा। कह रहे आउट ऑफ 30,000, कह रहे ये जो 30,000 है इंक्रीज हुई है लाइबिलिटी टुवर्ड्स प्रिंसिपल अमाउंट, हम क्या करेंगे सिर्फ 25,500 को ही, यानी जो मेरा डिफरेंस है ना इंडियन करेंसी बोर्विंग में और लोकल करेंसी बोर्विंग और फॉरेन करेंसी बोर्विंग के अंदर, कह रहे सिर्फ उतने को ही आप इंटर बोर्विंग कॉस्ट मान के चलोगे। मतलब हम कह रहे हैं हम बोर्विंग कॉस्ट किसको मान के चलेंगे, इस 30,000 में से हम कह रहे हैं हम किसको बोर्विंग कॉस्ट मान लेंगे, 25,500 को ही बोर्विंग कॉस्ट मान के चलेंगे। तो हमारी जो टोटल बोर्विंग कॉस्ट होगी पता है कितनी होगी, ये 24,000 प्लस ये 25,500, ये बोलते हैं स्टैंडर्ड के अंदर ये बोला गया। कह रहे हैं कि बोर्विंग कॉस्ट पता है क्या होगी, ये 24,000 तो होगी। उसके अलावा ये जो आपका डिफरेंस था 25,500 रुपए का, ये आपका बोर्विंग कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, बोर्विंग कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। ठीक है, बीइंग एग्रीगेट ऑफ द 24,000 ऑन द फॉरेन करेंसी बोर्विंग, लिखा हुआ है कवर्ड बाय पैरा नंबर 4A ऑफ AS16। जरा पैरा नंबर 4A के ऊपर आ जाओ बेटा, AS16 के पैरा नंबर 4A ऑफ AS16, ये रहा, इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस ऑन बैंक बोर्विंग्स एंड अदर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोर्विंग। बोर्विंग थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट, तो कहना ये आएगा। और साथ में क्या बोला, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फॉरेन करेंसी बोर्विंग टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट। तो हमने यहाँ पर 24,500 रुपए, सॉरी 25,500 रुपए वो वाला एलिमेंट ले लिया। कह रहे हैं प्लस द एक्सचेंज डिफरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोर्विंग एंड इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोर्विंग, दस 49,500 वुड बी कंसीडर्ड एज बोर्विंग कॉस्ट। अब मन में सवाल आएगा कि सर 30,000 रुपए का मेरा लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर, इस 30 में से आप कह रहे हो कि जो 25,500 है उसको तो बोर्विंग कॉस्ट का हिस्सा मान लेंगे, जो बाकी 4500 है उसका हम क्या करें, जो बाकी 4500 है ना, कह रहे हैं उसको हम ना एक्सचेंज डिफरेंस मान के चलेंगे, उसको हम एक्सचेंज डिफरेंस मान के चलेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, उसका ट्रीटमेंट करेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। तभी मैं कह रहा हूं बेटा ये ना स्टैंडर्ड ऐसे हैं, इतनी इंटरलिंकिंग है कि अगर आप लोगों ने कोई भी एक स्टैंडर्ड मिस करने का सोचते हो ना, अगर कोई बच्चा AS11 छोड़ के जाने का सोचता है तो उसको ये वाला पॉइंट समझ ही नहीं आया। तो समझना बड़ा जरूरी है, इंटरकनेक्टिविटी बढ़ानी जरूरी है। स्टैंडर्ड ने क्या बोला, स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई तुम ये देखो कि तुम्हारी लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज हुई है प्रिंसिपल की तरफ, तुमने उसका कंपैरिजन किससे करा, डिफरेंस जो था लोकल करेंसी बोर्निंग और फॉरेन करेंसी बोर्निंग में। सीधी सी बात है बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने फॉरेन से लोन लिया, अगर फॉरेन से लोन ना लेकर मैं ये लोन इंडिया में ही लेता, अगर ये लोन मैं इंडिया में ही लेता तो मुझे कितना इंटरेस्ट पड़ता, मैंने वो इंटरेस्ट निकाला, फिर उससे कंपेरिजन करा, मैंने कहा 25,500 रुपए का फर्क पड़ रहा है जी, लेकिन मैंने कहा दूसरी तरफ देखा जाए तो मेरी लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज हुई है। अगर तुम ध्यान से सोच के देखो प्रिंसिपल अमाउंट भी तो इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं फॉरेन करेंसी से बेटा लोन ले रहा हूँ, जिस टाइम पे लोन लिया था उस टाइम में एक्सचेंज रेट अलग था, अब लास्ट साल के एंड में एक्सचेंज रेट अलग है। तो अगर मैं साल के एंड में तो मैं तुमसे पूछूंगा तुमने कितना पैसा वापस करना है, तो मुझे 4.5 लाख बोलोगे या 4,80,000 बोलोगे, 4,80,000 बोलोगे ना, क्यों, उस टाइम में एक्सचेंज रेट 48 का। तो अगर मैं फॉरेन करेंसी के अंदर लोन दे रहा हूं तो मेरी एक तरफ लाइबिलिटी बढ़ भी तो रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। वो यही कह रहे कंपैरिजन करो, कह रहे अगर तुमने इंडियन करेंसी में लोन लिया होता, ठीक है, तब कितना इंटरेस्ट पड़ता, कह रहे डिफरेंस ले लो जो तुम्हारा इंटरेस्ट का आ रहा है और उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं कि हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितने से इंक्रीज हुई है। कह रहे हैं टू द एक्सटेंट ये जो 24,500 है ना, कह रहे हैं इतने अमाउंट को तुम बोर्निंग कॉस्ट का हिस्सा मान लो, कह रहे हैं लेकिन बाकी जो 4500 ऊपर वाला है ना, कह रहे हैं उसको मत मानना। कह रहे हैं उसको कैसे डील करोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अकॉर्डिंग डील करना उसको। अब वो क्वेश्चन के अंदर कहता है कि मान लो सेम क्वेश्चन, मान लो सेम क्वेश्चन, लेकिन वो ये कहता है कि अब इस बार हम जो एक्सचेंज रेट बेटा लेकर चलेंगे ना, वो पहले कितना लिया था, पहले एक्सचेंज रेट कितना था, वो सॉरी परसेंटेज कितना था लोन का, 11। इंडियन करेंसी का 11% था ना। अब वो कह रहे हैं इंडियन करेंसी का 11% की जगह अब हम कह रहे हैं कि तुम कितना लेकर चलो, 13%। चलो शुरू करें, मैंने फॉरेन करेंसी में लोन लिया,
वही वही स्टेप्स निकालो। फॉरेन करेंसी में लोन लिया $10,000 का, $10,000 को 45 से मल्टीप्लाई करो, इसके ऊपर 5% निकालो, कितना आएगा? क्या 45 से मल्टीप्लाई करूंगा? तो की बात है, अभी क्या समझाया वो कि 45 से मल्टीप्लाई होगा या 48 से होगा ना मोनो? 48 से ही होगा ना, यहाँ तो 48 का रेट यूज करोगे, इंटरेस्ट किसके ऊपर लगाओगे बेटा? 48 का ही रेट यूज होगा, साल के एंड में इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। बोलो कितना आएगा? ये 24,000 रहेगा। 24। सेकेंड स्टेप क्या था कि लाइबिलिटी में कितना इंक्रीज हुआ? बेटा क्या लाइबिलिटी में जो इंक्रीज हुआ है, क्या वो सेम रहने वाला है? क्या वो 30,000 ही रहने वाला है? कैसे? 48 माइनस 45 मल्टीप्लाई बाय 10,000। चलो तीसरा पॉइंट बोलो। अगर मैंने ये इंडियन करेंसी में लिया होता तो 13% का इंटरेस्ट लगता है इसमें, लेकिन इंडियन करेंसी में लेता तो 4.5 लाख के ऊपर ही इंटरेस्ट लगाते हैं 13%। तो 4.5 लाख के ऊपर 13% निकालना बेटा, कितना आ रहा है? 4.5 58,500। लाख के ऊपर 13% निकालना कितना आ रहा है? 58,500। सॉरी बच्चे, 58,500। 58,500 रुपए बेटा। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ डिफरेंस कितना है दोनों इंटरेस्ट का? 24,000 और 58,500 का डिफरेंस कितना है? 34,500 रुपए। अब 34,500। बताओ क्या कहता है स्टैंडर्ड, बताओ क्या बोल रहे हैं? कह रहा फिर से कंपैरिजन करो। कह रहे तुम ये देखो कि तुम्हारी लाइबिलिटी 30,000 से इंक्रीज हो रही है और तुम्हारा इंटरेस्ट रेट जो है वो कितने से आ रहा है? डिफरेंस जो है वो 34,500 का है। तो देखो पैराग्राफ पढ़ते हैं। कह रहे हैं अगर आपका इंटरेस्ट रेट लोकल करेंसी के ऊपर 13% होता है 11% की जगह, तो जितना तुम्हारा ये 30,000 आया था ना, ये पूरा का पूरा 30,000 हमारा बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। सिंस इन दैट केस जो डिफरेंस है इंटरेस्ट लोकल करेंसी बोरोइंग और फॉरेन करेंसी बोरोइंग के अंदर, वो एक्सचेंज डिफरेंस से ज्यादा है। मतलब यहां पर अगर मेरे को एक थंब रूल देना हो, तो मैं यहाँ पर ना एक थंब रूल की तरफ कहीं ना कहीं पहुंच रहा हूँ कि मुझे पता है क्या लेना है। जो फॉरेन करेंसी बोरोइंग के ऊपर इंटरेस्ट जा रहा है 24,000 में, वो तो जाना ही जा रहा है। प्लस इसके अलावा बोरोइंग कॉस्ट का पता है हिस्सा कौन सा बनेगा? ये वो अमाउंट रहेगी जितने से मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, मतलब एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से जो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, लाइबिलिटी इंक्रीज ड्यू टू एक्सचेंज डिफरेंस, या फिर जो मेरा डिफरेंस है बिटवीन द इंटरेस्ट विच एवर इज लोअर। क्योंकि तुम पहले वाला केस में देखो तो 24,500 25,500 का डिफरेंस था। हमने कहा ये 25,500 ही बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। हमने 45 को क्या करा था, कहते हैं AS11 डील करेगा। यहां पर हमने पता क्या बोला? यहां पर हम कह रहे हैं 34,500 जो है ना इस 30,000 से ज्यादा है, तो सिर्फ 30,000 के एक्सटेंट तक ही हम बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा मानेंगे। तो तुम्हारे माइंड में फिर से सवाल होना चाहिए कि सर ये इस बार बाकी 45 का क्या होगा? यानी पहले इस बार की बोरोइंग कॉस्ट की बात करके चलूं तो 24,000 प्लस 30,000 54,000। और कह रहे ये 45 का क्या होगा? कह रहे ये 45 को ना इग्नोर करके चलेंगे हम। कह रहे इसको हम एक्सचेंज डिफरेंस के ना ट्रीट नहीं करके चलेंगे AS11, क्योंकि एक्सचेंज डिफरेंस जो हम AS11 को नहीं ट्रीट करके चल सकते हैं, वो हमने ये 30,000 में से देखना। 30 का 30 तुमने बोरोइंग कॉस्ट मान लिया, तो बाकी जो 4500 रुपये है ना उसको कोई एक्सचेंज डिफरेंस नहीं माना। ये बोलता है बेटा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। क्लियर? सबको समझ में आया? अरे ओके सर। कहाँ खो गए बेटा? यस सर। बेटा अकाउंट्स है ऐसा ही है बेटा, स्टैंडर्ड ऐसे ही होते हैं। समझ आया ना सब? बहुत बढ़िया, समझ आना चाहिए। अब अब आ जाओ पैराग्राफ के ऊपर। अब आ जाओ जरा पैराग्राफ के ऊपर। स्लो चलेंगे बेटा, मुझे भगाने की जल्दी नहीं है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारा ये स्टैंडर्ड कल खत्म हो जाएगा, कल एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं, कल क्वेश्चंस कर लेंगे साथ में। पढ़ो जल्दी। Exchange difference arising from the foreign currency borrowing and considered as the borrowing cost are those exchange difference which arise on the amount of the principal of the foreign currency borrowing। कह रहे हैं कि जो एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होता है फॉरेन करेंसी बोरोइंग में और जिसको हम बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा मान के चलते हैं, कह रहे हैं भाई ये वो एक्सचेंज डिफरेंस है जो आपका अराइज हुआ है अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल के अंदर ऑफ फॉरेन करेंसी बोरोइंग। ठीक है, मतलब जितना आपका क्या है
एक्सचेंज डिफरेंस है, एक्सचेंज डिफरेंस है किसके ऊपर, ऑन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, और वो हमने कितना निकाला है, 30,000 निकाला हमारे क्वेश्चन, टू द एक्सटेंट ऑफ, लेकिन इसने आगे बोला किस एक्सटेंट तक, जितना डिफरेंस है बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन लोकल बोरोइंग्स एंड फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, thus the amount of the exchange difference not exceeding the difference between the interest and local currency borrowing is considered as borrowing cost to be accounted for under this standard। तो कह रहे हैं जितना आपका ये डिफरेंस जो है, टू द एक्सटेंट आपका ये डिफरेंस एक्सीड नहीं कर रहा है, टू द एक्सटेंट आपका ये डिफरेंस इससे एक्सीड नहीं कर रहा है, इनके डिफरेंस है, कह रहे उसको आप बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा मान लोगे। कह रहे और अगर मान लो कोई रिमेनिंग डिफरेंस है, उसका हम क्या करके चलेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अकॉर्डिंग हम उसको डिकाउंट करके चलेंगे। फॉर दिस पर्पस इंटरेस्ट रेट फॉर द लोकल करेंसी बोरोइंग इज कंसीडर्ड एज दैट रेट at which enterprise would have raised the borrowing locally had the enterprise decided not to raise the foreign currency borrowing। कह रहे अगर आप फॉरेन करेंसी बोरोइंग के अंदर लोन ना लेते तो तुम्हें जितना रेट पड़ता, कह रहे उस रेट के ऊपर आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ही निकाल के चलोगे। बोलो क्या मुश्किल है? अगर मैं ये वाला पैराग्राफ पहले सीधा पढ़ा देता ना, ठीक है, और फिर एग्जाम्पल कराता, समझ नहीं आता। अब हमने एग्जाम्पल पहले पढ़ा, फिर हमने ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, हमें समझ में आ, अब हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, हमें क्या हो रहा है बेटा, समझ में आ रहा है। सबको क्लियर हुआ, सबकी बात? यस सर। सर बहुत बढ़िया, चलो जी बढ़े आगे। ऐसा करो बेटा, एक बार जरा एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ के देखना, सॉरी पैराग्राफ 5 पढ़ के देखना, क्या मैंने ऑलरेडी वो करा नहीं दिया? चलो एक काम करो, पैरा नंबर 5 से पहले आप लोग बेटा बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड इस वाले पैराग्राफ को दोबारा पढ़ो, फिर एग्जांपल जो हमने पढ़ा इलस्ट्रेशन लास्ट में, इसको दोबारा से पढ़ो खुद से, फिर उसके बाद एक बार पैरा नंबर 5 पढ़ो, फिर मैं बेटा करवाता हूं, ठीक है जी? चलो 2-3 मिनट लो बेटा, भागना नहीं है हमने, एक चीज ध्यान रखना, भागना नहीं है सिलेबस में, स्टैंडर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का सवाल क्या पता बन जाए, केस स्टडी क्या पता बन जाए, जैसी मैंने बताई है, 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाए, तो लाइटली नहीं लेके चलेंगे, कोई बात नहीं, टाइम लग जाएगा, लगा देंगे। यहां तक कोई भी डाउट है किसी बच्चे को पूछ लेना, रीड करो अपने लेवल पे। सभी बच्चे बेटा पैराग्राफ नंबर 5 पे आओ। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स आर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, power generation facilities, inventories that require a substantial period of time to bring them to saleable condition, and investment properties। तो क्वालिफाइंग एसेट के अंदर क्या क्या आता है, सबको क्लियर हुआ? वही मैंने ऊपर यही चीजें बताई थी, अदर इन्वेस्टमेंट्स एंड दोज इन्वेंट्रीज दैट आर routinely manufactured or otherwise produced in large quantities on a repetitive basis over a short period of time are not qualifying asset। उसने स्पेसिफिकली बोल दिया अदर इन्वेस्टमेंट और ऐसी इन्वेंट्री जो आप रूटीन में बनाते हो, रूटीन बेसिस पे हम मैन्युफैक्चर करते हैं लार्ज क्वांटिटी के ऊपर, रिपीटेड बेसिस के ऊपर, कह रहे हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, कह रहे हैं उसको हम क्वालिफाइंग एसेट नहीं बोलेंगे। कह रहे हैं एसेट दैट आर रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज एंड सेल व्हेन एक्वायर्ड आर आल्सो नॉट क्वालिफाइंग एसेट। कह रहे हैं कोई एसेट है जो आपने एक्वायर करा, ठीक है, रेडी है फॉर इट्स इंटेंडेड यूज या सेल, जैसे एक्वायर किया, तो बेटा उसको भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसको भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं बोलेंगे। क्लियर?
चलो जी सर, अगला पॉइंट क्या आता है? अब बेटा अगला पॉइंट आता है रिकॉग्निशन। हमने कौन कौन से पैराग्राफ कर लिए? हमने ऑब्जेक्टिव कर लिया, हमने स्कोप कर लिया, हमने डेफिनेशंस पढ़ लिए। अब हमने रिकॉग्निशन प्रिंसिपल के ऊपर आ गए। अब रिकॉग्निशन प्रिंसिपल देखो बेटा क्या बोलता है। चलो पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction, or production of a qualifying asset should be capitalized as part of the cost of asset. The amount of the borrowing cost eligible for capitalization should be determined in accordance with this standard. Other borrowing costs should be recognized as an expense in the period in which they are incurred. चलो सर, मुझे ना यहां से ये चीज समझ में आई। पता क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अगर आपकी बोरोइंग कॉस्ट ऐसी है, मेरे को तो ये चीज समझ में आई कि सर अगर आपकी बोरोइंग कॉस्ट ऐसी है विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल किस चीज को लिए? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ए सी पी। सीआईडी वाले बेटा एसीपी नहीं है ये, ठीक है? एसीपी नहीं है बेटा। एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन किस चीज का? ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। अगर आपकी बोरोइंग कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या बोरोइंग ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, तो कह रहे हैं ऐसे केस के अंदर आप क्या करोगे? इस बोरोइंग कॉस्ट को क्या कर दोगे? कैपिटलाइज कर दोगे, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट का हिस्सा बन जाएगा। अब मुद्दा ये आता है कि सर कितनी बोरोइंग कॉस्ट है जो एलिजिबल होगी कैपिटलाइजेशन के लिए? कहते हैं वो ये स्टैंडर्ड बताएगा। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपने वो बोरोइंग कॉस्ट निकालनी है जो कैपिटलाइजेशन के लिए एलिजिबल होगी। कह रहे कोई अदर बोरोइंग कॉस्ट है तो उसका मैं क्या करके चलूंगा? उसको हम एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज करके चलेंगे। जो आपकी अदर बोरोइंग कॉस्ट है उसको क्या करके चलेंगे? एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज करके चलेंगे। यानी अगर वो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड नहीं है, विच इज नॉट डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, तो उसको हम क्या करेंगे? एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके चलेंगे। ठीक है बेटा? अच्छा, अब यहां पर सिर्फ इतने भी नहीं रुकता। अगला पैराग्राफ जब आप पढ़ते हो तो वहां पर उसने कुछ कंडीशंस दे दी। कहते हैं बोरोइंग कॉस्ट आर कैपिटलाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट दे विल रिजल्ट इन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। कि उससे क्या होंगे बेटा? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे एंटरप्राइज को, एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। कह रहे बोरोइंग कॉस्ट को आप तभी कैपिटलाइज करना कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट के अंदर अगर प्रोबेबल है कि फ्यूचर में भाई इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे एंटरप्राइज को, और जो कॉस्ट है आप उसको मेजर कर सकते हो रिलायबली। और कह रहे हैं जो बाकी बोरोइंग कॉस्ट है उसको आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे एक्सपेंस की तरह उस पीरियड के अंदर जिसमें वो इनकर हुई है। बोलो बेटा यहां तक क्लियर? यहां तक बच्चे, किसी बच्चे को कोई भी डाउट? यस सर। पक्का? इजी है। तो रिकॉग्निशन के अंदर हमने क्या पढ़ा? सर रिकॉग्निशन के अंदर बेटा मैंने आपको ये पढ़ाया कि ऐसी बोरोइंग कॉस्ट जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। वो कॉस्ट ऑफ एसेट का क्या बनेगी? हिस्सा बनेगी। अब कितना अमाउंट बनेगी कॉस्ट ऑफ एसेट का हिस्सा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें वो निकाल कह रहे हैं जो अदर बोरोइंग कॉस्ट है उसको हम खर्चे की तरह रिकॉग्नाइज करके चलेंगे उस पीरियड में जिसमें हमने वो इनकर करी। अब ये आता है कि जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज कब होगा? पार्ट कब बनेगा क्वालिफाइंग एसिड का, कॉस्ट का? तभी बनेगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो फ्लो होंगे एंटरप्राइज को, प्रोबेबल है। दूसरा जो कॉस्ट है आप उसको मेजर कर सकते हो रिलेटिवली। ठीक है बेटा? चलो बेटा अब आगे बढ़ूंगा। अब बेटा अगला पैराग्राफ देखो, पैराग्राफ नंबर 8 पे आते हैं। पैराग्राफ नंबर 8 पे आते पढ़े बेटा फिर। कह रहे बोरोइंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट आर दोज बोरोइंग कॉस्ट दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड। कह रहे हैं ऐसी बोरोइंग कॉस्ट जिसको हम अवॉइड कर देते अगर एक्सपेंडिचर जो है क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर ना करा होता। कह रहे हैं अगर क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर बेटा खर्चा ना करा होता, अगर आपने क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर खर्चा जो है वो ना करा होता, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा? ऐसे केस के अंदर अवॉइड हो जाता वो, मतलब अगर हमने वो खर्चा अवॉइड करा होता बोरोइंग कॉस्ट अवॉइड हो जाती। समझ आया?
कह रहा है व्हेन एन एंटरप्राइज बोरोस फंड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट, द बोरोइंग कॉस्ट दैट डायरेक्टली रिलेट टू क्वालिफाइंग एसेट कैन बी रेडिली आइडेंटिफाइड। मैंने क्या करा, एक बिल्डिंग बनानी, मैंने उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को बनाने के लिए ही लोन दिया है, तो मैंने जिस बेटा कॉस्ट के ऊपर मेरे को जो भी बोरोइंग कॉस्ट पड़ रही है मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, सीधे सीधे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, है ना। वो यही बोल रहा है, वो कह रहा है कि जहां पर एंटरप्राइज ने बोरो करे फंड स्पेसिफिक लीगली ऑब्टेन करने के लिए एक पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट, मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए मैंने एक लोन लिया, पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट, द बोरोइंग कॉस्ट जो है कह रहे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, रेडिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्या कहते हैं, कह रहे हैं इट मे बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्टिकुलर बोरोइंग एंड अ क्वालिफाइंग एसेट एंड टू डिटरमिन द बोरोइंग दैट वुड अदरवाइज हैव बीन अवॉइडेड। कह रहे हैं ये डिफिकल्ट हो सकता है आइडेंटिफाई करना डायरेक्ट रिलेशनशिप, कि हम एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बना सकें किसी एक पर्टिकुलर बोरोइंग में और क्वालिफाइंग एसेट में, और डिटरमिन करना कि कितनी बोरोइंग कॉस्ट होती, मतलब टू डिटरमिन द बोरोइंग जो हम अवॉइड कर सकते हैं। Such a difficulty occurs, for example, when the financing activity of an enterprise is coordinated centrally। कहना जहां पर क्या है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है ना वो कोऑर्डिनेटेड है सेंट्रली, यानी आपको जितने भी फंड्स चाहिए जो भी बोरोइंग करने हैं वो सेंट्रल लेवल पे हो, ब्रांचेस हैं बहुत सारी, हेड ऑफिस लेवल पे हमने क्या कर दी, लोन ले लिया। एंड व्हेन अ रेंज ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर इशूड, या फिर क्या है कि बहुत सारे डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करे गए हैं, यानी बोरोइंग आपकी अलग अलग तरह की है, मतलब फंड्स जो है आपके उसके ऊपर अलग अलग तरह के रेट है, आपने कुछ 9% डिबेंचर इशू करे, आपने कुछ बॉन्ड्स इशू कर दिए 12%, अलग अलग तरह के हैं आपके, ठीक है। समझ में आया क्या बोले, यहां तक दोबारा से पढ़ोगे। कह रहे डिफिकल्ट होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना, डिफिकल्ट हो सकता है एक पर्टिकुलर बोरोइंग में और क्वालिफाइंग एसेट में, और डिटरमिन करना कि क्या बोरोइंग अवॉइड करी जा सकती थी। हम कह रहे हैं ये डिफिकल्टी कितनी बार अवॉइड करी जा सकती थी, कह रहे हैं अब ये डिफिकल्टी कहां पर करोगी, जहां पर मेरी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो सेंट्रल लेवल पे हो रही है, कोऑर्डिनेटेड है सेंट्रली, या फिर क्या है कि जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है ना जो यूज हो रहे हैं बोरोइंग फंड्स के लिए, उसके अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के रेट्स हैं, और सच बोरोइंग्स आर नॉट रेडिली आइडेंटिफाइबल विद अ स्पेसिफिक क्वालिफाइंग एसेट। कह रहे हैं और आप उसको किसी स्पेसिफिक क्वालिफाइंग एसेट के साथ आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। As a result, the determination of the amount of the borrowing cost that are directly attributable to acquisition, construction, or production of a qualifying asset is often difficult. Exercise of judgment is required. तो कह रहे हैं कि ऐसे केस के अंदर जहां पर आप जो है वेरिंग रेट्स हैं, बोरोइंग्स को आप किसी एक स्पेसिफिक क्वालिफाइंग एसेट साथ रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो वहां पर क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट है जो डायरेक्टली एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या बोरोइंग या प्रोडक्शन रिलेटेड है उस क्वालिफाइंग एसेट के, कहने वो डिफिकल्ट है, वहां पर आपको जजमेंट लगानी पड़ेगी, जजमेंट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बोलो यहां तक समझ में आया। अब वो आगे देखो क्या बोलता है, कह रहे टू द एक्सटेंट द फंड्स आर बोरोड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्वालिफाइंग एसेट। कह रहे टू द एक्सटेंट अगर आपने फंड्स को ना बोरो करा है किस पर्पस के लिए बच्चे, ऑब्टेन करने के लिए एक क्वालिफाइंग एसेट, तो कह रहे हैं जो अमाउंट है बोरोइंग कॉस्ट का जो एलिजिबल होगा कैपिटलाइजेशन के लिए ऑन दैट एसेट, जो एलिजिबल होगा ऑन कैपिटलाइजेशन ऑन दैट एसेट, कहेंगे शुड बी डिटरमिन्ड एज द एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन द बोरोइंग ड्यूरिंग द पीरियड लेस एनी इनकम ऑन द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑन दीज बोरोइंग्स। क्या बोल दिया, कह रहे हैं कि अगर मान लो आपने कुछ पैसा बोरो करा है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट के लिए बोरो करा था ऑब्टेन करने के लिए, तो कह रहे हैं जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कितनी होगी एलिजिबल कैपिटलाइजेशन के लिए, जो एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट आपको पड़ी है उस बोरोइंग के ऊपर, ठीक है, लेकिन उसमें से हम लेस कर देंगे अगर कोई टेम्परेरी इनकम आपने कमाई है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ऑफ दीज बोरोइंग्स। सर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया, मान लेते हैं बेटा मैंने ना 2.5 करोड़ रुपए का लोन लिया, 2.5 करोड़ रुपए का मैंने लोन लिया किस पर्पस के लिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए। अब जरा सोच के बताना जब बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो बिल्डिंग के अंदर बेटा एक्सटीरियर का काम भी होना है, इंटीरियर का काम भी होना है, क्या 2.5 एक ही गो में लग जाएगा। मुझे लोन सैंक्शन हो गया 2.5 करोड़, लेकिन मैं 2.5 करोड़ को ही एक साथ थोड़ा यूज कर लूं, तो मैंने क्या करा, मान लो मेरा जो यूज हुआ ना वो 1 करोड़ पे यूज हो गया, मेरे पास अभी 1.5 करोड़ पड़ा था, मुझे पता था यार अगली 2 महीने 3 महीने ना 1.5 करोड़ यूज होने नहीं वाला,
अब क्या होगा कि इसके बाद 1.5 करोड़ जो है वो 3 महीने बाद ही यूज होगा। तो मैंने क्या करा, 3 महीने के लिए इस 1.5 करोड़ को बेटा मैंने इन्वेस्ट कर दिया, टेम्परेरी इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। अब मैं मेरे को इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, कोई इनकम होगी इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। कह रहे हैं जो ये इनकम होगी या जो ये इंटरेस्ट मिलेगा ना, जो भी इनकम हुई है इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कह रहे हैं उसको तुम्हें लेस करना पड़ेगा बोरोइंग कॉस्ट में से। मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने तुम्हें बोला कि मैंने 2.5 करोड़ की बोरोइंग करी है। 2.5 करोड़ का मान लो 10%, 25 लाख रुपए जो है मेरे को क्या पड़ रही है, बोरोइंग कॉस्ट पड़ रही है। लेकिन मैंने 1.5 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट कर दिया था, और इस 1.5 करोड़ के ऊपर मान लेते हैं बेटा कितना कमाया, 1.5 करोड़ के ऊपर मान लेते हैं बेटा हमने कमाया है 10% ही ले लो या 5% ले लो। 1.5 करोड़ के ऊपर 5% निकालना मेरा कितना आता है, 7.5 लाख। 7.5 लाख, 7.5 लाख जो है आपने अब इसको 3/12 भी तो करना पड़ेगा, 3 महीने के लिए बोला था ना, तो 3/12 करना बेटा, कितना आ रहा है 1.75 बेटा, 1875 कितना, 00। बेटा 25 लाख में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 187500। अब जिनको नहीं पता लगा 187500 कैसे आया बेटा, सिंपल एक हम रैंडम वैल्यू ले लेते हैं। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ बेटा कि जो मैंने टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट करी है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कमाया वो मेरी बोर्निंग कॉस्ट में से माइनस करूंगा, उतना कैपिटलाइज होगा। मान लो ये अमाउंट 2 लाख का है, तो मैं 2 लाख से माइनस करूंगा, मैं 23 लाख है जो अपनी कॉस्ट का हिस्सा मानूंगा, कैपिटलाइज कर दूंगा। ये बोला गया बेटा आपके पैराग्राफ नंबर 10 के अंदर। बोलो बेटा यहां तक सबको क्लियर हुआ। अब बेटा सब बच्चे क्या करेंगे, एक बार बेटा पैराग्राफ नंबर यहां तक जो है पढ़ लीजिए, 10 तक पढ़ लो, जो पिछले 3 पैराग्राफ पढ़े हैं बेटा एक बार जरा खुद से रीड करो। ठीक है, सर यहाँ ये पे समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। हाँ जी बेटा क्या कह रहे हैं। मैं जैसे जो हमारी क्वालिफाइंग एसेट के लिए बोरिंग कॉस्ट थी वो हम जी कैपिटलाइज करेंगे। जी। और जो नॉट क्वालिफाइंग एसेट होगा वो तो बट बोरिंग कॉस्ट होगी बट उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे हम। नहीं नहीं बच्चे, जो नॉट क्वालिफाइंग एसेट के लिए होगा, मतलब मैं कह रहा हूँ जो एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स रिलेटेड नहीं है, जो अदर है, उसको हम रिकॉग्नाइज करके चलेंगे एक्सपेंस की तरह P&L में। लेकिन ओके जो वो आपकी तो एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन से रिलेटेड है ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, इससे रिलेटेड जो आपकी बोरोइंग कॉस्ट है, इसको आप कॉस्ट का हिस्सा बना लोगे उस एसेट का, इसको हम कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है बेटो। तो मतलब जो नॉट क्वालिफाइंग एसेट है वो हमारा बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। जी बेसिकली बोरोइंग कॉस्ट के अंदर ये तो बताया गया कि दो तरह की होगी ना। कह रहे जो तो आपकी बोरोइंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर है उसको कैपिटलाइज करना है, और जो आपकी अदर है उसको खर्चे की तरह रिकॉग्नाइज करना है वो भी बोरोइंग कॉस्ट ही, लेकिन बस उसको खर्चे ओके की तरह रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है। उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे वो पी एंड एल में लेके चलेंगे अपना खर्चा। P&L में खर्चे की तरह रिकॉग्नाइज करूंगा ना उसको, जो क्वालिफाइंग ओके एसेट ओके नहीं है उसके ऊपर वाला। ठीक है। ओके ओके। डन। यस सर। पैराग्राफ नंबर बेटा 11th खुद पढ़ लेना, 11th भी पढ़ लेना साथ के साथ, फिर पैराग्राफ नंबर 12th के ऊपर जाते हैं। डन बेटा। चलो पैरा नंबर 11 के ऊपर आओ।
The financing arrangement for a qualifying asset may result in an enterprise obtaining borrowed funds and incurring the associated borrowing cost before some or all of the funds are used for expenditure on the qualifying asset. कह रहे फाइनेंसिंग अरेंजमेंट जो होता है वो क्वालिफाइंग एसेट का ऐसा हो सकता है कि आपको बोरिंग जितनी आपको पैसा चाहिए था आपको टोटल मिल गया, लेकिन आप जो कॉस्ट इनकर कर रहे हो ना क्वालिफाइंग एसेट के लिए वो स्लोली कर रहे हो, पूरा का पूरा पैसा भी यूज नहीं हो रहा है। ऐसे सर्कमस्टांस के अंदर होता है क्या, फंड्स को टेम्परेरी इन्वेस्ट कर दिया जाता है, वही जो मैंने ऊपर बात करी वही लिखा हुआ। कह रहे हैं कि जब तक उसके ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं हुआ क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर, जितना टाइम एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा तो हम उस फंड्स को टेम्परेरी इन्वेस्ट कर देंगे। अब डिटरमिन करने के लिए कि कितना बोरिंग कॉस्ट है जो कैपिटलाइज होना चाहिए उस पीरियड में, कह रहे हैं जो भी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर तुमने कमाया है ना वो बोरिंग कॉस्ट इनकम में से माइनस कर देना, उतना ही कैपिटलाइज करना, क्योंकि एक तरह से बेटा ये रिकवरी होगी, एक तरह से रिकवरी ऑफ कॉस्ट है आपकी। चलो बेटा अगला पॉइंट, और आज की क्लास के लास्ट दो पैराग्राफ, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास के बेटा लास्ट दो पैराग्राफ, कोई बात नहीं, इस स्टैंडर्ड के ऊपर हमारा कल का दिन जाएगा समझाने में, फिर हम कल क्वेश्चन भी शुरू कर देंगे। To the extent the funds are borrowed generally and used for the purpose of obtaining a qualifying asset, the amount of the borrowing cost eligible for the capitalization should be determined by applying a capitalization rate to the expenditure on that asset. पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। The capitalization rate should be the weighted average of the borrowing cost applicable to the borrowing of enterprise that are outstanding during the period, other than the borrowing made, other than the borrowing, highlighter कहाँ गया, other than the borrowing made specifically for purpose of obtaining a qualifying asset. The amount of the borrowing cost capitalized during a period should not exceed the amount of borrowing cost incurred during that period. खत्म। बस पैराग्राफ पढ़ के बेटा मुझे ये बताओ समझ में क्या है। सर जो बोरोइंग कॉस्ट है हमारी कैपिटलाइजेशन रेट पे हम करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे जो कैपिटलाइजेशन रेट होगा, और कौन सी केस जो में, हमारा कैपिटल कौन से केस में बेटा? जहाँ पे हमारे जनरल, जहाँ पे स्पेसिफिक बहुत बढ़िया, वो नहीं लेंगे बोरोइंग। जहां पर की बोरोइंग जो है वो स्पेसिफिकली क्वालिफाइंग एसेट को लेकर नहीं है, आपने पैसा बोरो करा है जनरली, आपने पैसा बोरो करा था जनरली, लेकिन तुमने इस पैसे को कहां पर यूज करा, हमने इस क्वालिफाइंग पैसे को क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज करा। तो कह रहे हैं ऐसे केस के अंदर कैपिटलाइजेशन कितनी होनी चाहिए, कितना कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट का हिस्सा बनना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट जो एलिजिबल होगी क्वालिफाइंग एसेट के लिए कैपिटलाइजेशन के लिए, उसके लिए आपको एक कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा। और कैपिटलाइजेशन रेट क्या है, कैपिटलाइजेशन रेट इज द वेटेड एवरेज ऑफ द बोरोइंग फंड्स, बोरोइंग कॉस्ट जो एप्लीकेबल है एंटरप्राइज की बोरोइंग के ऊपर जो आउटस्टैंडिंग है उस पीरियड में। उसके अंदर कौन सी बोरोइंग नहीं लेनी, जो स्पेसिफिकली क्वालिफाइंग एसेट के लिए ली गई है, उस बोरोइंग को छोड़ के आपकी जो बाकी बोरोइंग है ना, जितना आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उस पीरियड में, कह रहे हैं उसके ऊपर आप क्या करोगे, उसका वेटेड एवरेज ले लेंगे। अब ये वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा ना एक तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन रेट निकालना, और कैपिटलाइजेशन रेट को यूज करूंगा उस जनरल बोरोइंग के ऊपर, ताकि मुझे पता लगे भाई कितना है जो मुझे कैपिटलाइज करके चलना है। चलो अगला पॉइंट, एक्सेस ऑफ द कैरिंग अमाउंट एंड क्वालिफाइंग एसेट ओवर द रिकवरेबल। क्या बोलता है कि जहां पर आपकी कैरिंग अमाउंट जो है या जो आपकी एक्सपेक्टेड अल्टीमेट कॉस्ट है क्वालिफाइंग एसेट की, क्वालिफाइंग एसेट की कह रहे हैं जो हमारी कॉस्ट है या फिर जो हमारी कैरिंग अमाउंट है, कहेंगे अगर वो इसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है या एनआरवी से ज्यादा है, तो कह रहे हैं कैरिंग अमाउंट को आपको राइट डाउन करना चाहिए, राइट ऑफ करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, in accordance with the requirements of the other accounting standard। कह रहे हैं अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कुछ याद आ रहा है किसी बच्चे को, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किसी को याद आ रहा है? हमने ऊपर बात करी कि इन्वेंट्री कैन बी अ क्वालिफाइंग एसेट,
अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगा है तो फॉर इट से इन्वेंट्री आपकी क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है। इन्वेंट्री के केस में आपने चीज पढ़ी है कि अगर मेरी कॉस्ट जो है वो ज्यादा है और एनआरवी कम है, तो ऐसे केस में हम राइट डाउन करते हैं टू एनआरवी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का पैरा नंबर 5 ही ये बोलता है, ठीक है, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो कह रहे हैं बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको जहां पर एनआरवी पे लेकर आना है, राइट डाउन करना है, राइट ऑफ करना है, आप करोगे। In certain circumstances, the amount of the write down or write off is written back in accordance with those other accounting standard. कह रहे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग जो आपने अमाउंट राइट ऑफ करा है, ठीक है, राइट डाउन करा था या राइट ऑफ करा था, उसको हम दोबारा राइट बैक कर देंगे किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। बस ये बोला गया, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रेफरेंस आ रहा है। बस तुम्हें ध्यान होना चाहिए यहाँ पर एग्जांपल किसी को या रिकॉल करना हो, कहां पर हम ऐसा देखते हैं AS2 के अंदर, बेटा हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हम AS2 के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ठीक है। चले आगे, चलो टाइम क्या हो गया, ब्रेक दे दे तुम लोगों को, कर दें क्लास एंड आज की। जितना बेटा मैंने आज पढ़ाया है आप लोगों ने बेटा कल क्लास में पढ़ के आना है, तभी फायदा। देखो स्टैंडर्ड हमारा बड़ा छोटा सा रह गया, स्टैंडर्ड बेटा वैसे भी बड़ा छोटा सा रह गया समझाने को। अगर मैं अभी समझाऊं ना, अगर 35 मिनट समय और मिल जाए तो मैं आगे वाला पार्ट सारा करवा सकता हूँ, लेकिन हम ना भागेंगे नहीं, कोई बात नहीं, कल इस चीज को कवर करके चलेंगे। बस जितने मैं हमने जो 13 पैराग्राफ पढ़े हैं ना बेटा, ये 13 के 13 पैराग्राफ सब बच्चों ने पढ़ के आने हैं अगली क्लास से पहले, तभी बेटा बेनिफिट है, अदरवाइज नहीं है। उम्मीद करता हूँ बेटा समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड कैसा लग रहा है, इजी है, यस इजी है नहीं है? यस अच्छा सर, मुझे इजी एक है। चीज बताओ सारे बच्चे, अगर तुम लोगों को बस ये पता है कि स्टैंडर्ड के अंदर लिखा क्या है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब बोलो क्या डिफिकल्ट है? अब क्या अकाउंटिंग बहुत स्टैंडर्ड है। डिफिकल्ट है? नहीं है सर, बस हमें ना नॉलेज होनी चाहिए, हमें ना बस इतना पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर लिखा क्या है। अगर आपको ये पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर लिखा क्या है, बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी डिफिकल्ट नहीं हो सकते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आसान कोई चीज नहीं है। मैंने तुम लोगों को बोला कि इसके अंदर ये लिखा है ना, तुम लोगों को अगर वो चीज पता है, याद है, उसको अप्लाई कर पा रहे हो, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो स्कोरिंग ही बहुत है। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है फॉरेन करेंसी लोन वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का, तो हमें पता है ना यार 4 चीजें निकालनी है। पहले देखो कि फॉरेन करेंसी में जो हमने लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बन रहा है, मेरी प्रिंसिपल लायबिलिटी कितने से बड़ी है। फिर हमने क्या देखा कि अगर इंडियन करेंसी में लेते हैं तब क्या, लोकल करेंसी में बोरो करते तब क्या होता, फिर डिफरेंस कितना लोकल करेंसी बोरोइंग और फॉरेन करेंसी बोरोइंग इंटरेस्ट का। फिर हम क्या करते हैं, जितने से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी उसका हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं कितना डिफरेंस के साथ जो इंटरेस्ट का था, कि उस एक्सटेंट तक जो है हम बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा मान लेंगे। अगर एक्सेस है तो AS11 के अकॉर्डिंग पढ़ा ना ये चीज। यस। बस अगर ये चीज मैंने एक भी ढंग से पढ़ ली है तो रट्टाफिकेशन नहीं है ना। गड़बड़ पता बेटा कहां पर होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर जहां पर तुमने रट्टाफिकेशन मारनी शुरू कर दी। रट्टाफिकेशन कैसे, क्वेश्चंस के थ्रू। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू रट्टा मारना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये वाला स्टैंडर्ड है, इसके अंदर ना ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये चांस है। द मोमेंट आप इस चीज के ऊपर आ गए ना, पता क्या होगा, शायद आपका क्वेश्चन सही हो कर भी दो पेपर, लेकिन अगर पेपर के अंदर अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो सही कर दोगे। लेकिन अगर हल्का सा ट्विस्ट डाल दिया ना इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल जेरा सा, एक लाइन हल्की सी चेंज कर दी, तुम लोग ना ब्लैंक हो जाओगे, कह रहे यार ऐसा कुछ तो पता नहीं, इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो रट्टाफिकेशन पे मत जाना किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, ये चीज तुम लोगों को बता रहा डेफिनेटली। देखो बेटा एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से मैं भी बताऊंगा बेटा कि बेटा ये 4 कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं, ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं, तो मेनली फोकस क्वेश्चंस के ऊपर करके चलो। मैं भी ऐसा बोलूंगा कुछ स्टैंडर्ड्स के अंदर, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन के बेस के ऊपर क्या ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूर दिखना, ठीक है। चलो बेटा वी आर एंडिंग द सेशन, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा ये स्टैंडर्ड। और बेटा कुछ बच्चों ने ना सेशन जो है बीच में लीव करा है, नेट का इशू रहा होगा, प्लीज ये वाला सेशन दोस्तों को बोल देना देख लें, अगली क्लास से पहले ही देख लें, ठीक है। चलो बेटा वी आर एंडिंग द सेशन, थैंक यू सो मच।